22.1 परिचय। शिक्षा सामाजिक प्रगति, आर्थिक विकास, राजनीतिक अभिव्यक्ति, बौद्धिक और मानव विकास और तकनीकी उन्नति को प्रभावित करके समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, आर्थिक और राजनीतिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में संचालित होता है, जो इसके पाठ्यक्रम और दिशा को प्रभावित करता है। विकसित हो रही सामाजिक प्रक्रियाएं सामान्य रूप से शिक्षा प्रणाली और विशेष रूप से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करती है। यह विकास आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास और विमर्श के एक नए प्रतिमान को बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के व्यापक उपयोग से सेवा और ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। मानव और वाणिज्यिक पूंजी अब दुनिया भर में तेजी से प्रवाहित हो रही है, समाज को बदल रही है और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार का विस्तार कर रही है। लोगों और पूंजी की बढ़ती आवाजाही का मतलब है कि समुदायों को अब केवल भौगोलिक शर्तों से परिभाषित नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें समय और स्थान के पार सांस्कृतिक विसंवादीकरण द्वारा भी चित्रित किया जाता है। इन विकासों ने वैश्विक स्तर पर मानव संसाधनों, रचनात्मकता और शैक्षिक ज्ञान का तेजी से प्रसार शुरू किया है, उन्हें व्यावसायिक रूप से एकीकृत किया है। व्यापार उदारीकरण की औपचारिकता, विशेष रूप से विश्व व्यापार संगठन (WTO) और इसके सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते (GATS) के माध्यम से ने शिक्षा व्यापार में नए आयाम पेश किए हैं। ये आयाम पहले अपरिचित थे, विशेषकर विकासशील देशों में। बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आर्थिक परिवेश में उच्च शिक्षा, जिसे पारंपरिक रूप से कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ मानव क्षमता के पोषण के लिए एक संभावित शक्ति के रूप में देखा जाता है, अब वैश्विक व्यावसायीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गई है। ज्ञान। बदलती उच्च शिक्षा और इसके व्यावसायीकरण की पृष्ठभूमि में वैश्विक प्रभावों, तकनीकी प्रगति, ज्ञान अर्थव्यवस्था के उदय और बाजार ताकतों के व्यापक प्रभाव पर विचार करना महत्वपूर्ण है। हमने MZO 003 की पुस्तक में इनमें से कुछ पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। अब आइए इन कारकों की गहराई से जांच करें और बेहतर ढंग से समझें कि वे उच्च शिक्षा से कैसे संबंधित हैं। 22.2 वैश्वीकरण, आईसीटी और ज्ञान समाज का उद्भव। वैश्वीकरण विचारधारा और व्यवहार दोनों में विभिन्न आयाम रखता है। वैचारिक दृष्टिकोण से कई विद्वान इसे पूंजीवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। फर्ग्यूसन 1992। इसे सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के वैकल्पिक रूप और अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व के निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। बार्टेक्सन 2000 के अनुसार अनुभवजन्य स्तर पर वैश्वीकरण में 3 प्रमुख प्रक्रियाएं शामिल हैं: स्थानांतरण, जो मौजूदा इकाई सीमाओं के पार चीजों का आदान प्रदान है; परिवर्तन, इकाई की पहचान में परिवर्तन; और ट्रांसेंडेंस, अंदर और बाहर के बीच के विभाजन को खत्म करता है। बार्टेल्सन 2000, 184 से 86। वैश्वीकरण एक जटिल घटना है जिसमें आर्थिक एकीकरण, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, संसाधन गतिशीलता, IMF और विश्व बैंक के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के लिए अनुकूलन, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवाह और संस्कृति के क्षेत्रीयकरण जैसे अमेरिकीकरण, संकरण आदि के लिए संचार शामिल है। जैसा कि बार्बर 1992 और अप्पादुराई 1996 द्वारा चर्चा की गई है। इसमें पारिस्थितिकी का ग्रहीकरण, मीडोज 1972, सांस्कृतिक विस्तार और तकनीकी कनेक्टिविटी भी शामिल है। इसके अलावा
वैश्वीकरण विविध सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भों में सामने आता है, जिससे इसे दुनिया भर में विभिन्न अर्थ और निहितार्थ मिलते हैं। यह समग्र आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कनेक्टिविटी में निहित है, जो दुनिया भर में पहुंच और सामाजिक घटनाओं के अंतर्संबंध या सामाजिक अभिनेताओं के बीच व्यापक जागरूकता की ओर कई प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करता है। थेरबॉन 2154। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के लिए दुनिया भर में वस्तुओं और सेवाओं की तीव्र गति की आवश्यकता होती है, जो उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा संभव बनाया गया है। वैश्वीकरण तकनीकी परिवर्तनों और नवाचारों से निकटता से जुड़ा हुआ है और मानव प्रगति तकनीकी प्रगति से दृढ़ता से जुड़ी हुई है। हमारे वर्तमान समाज में हम प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICT) में क्रांतिकारी नवाचारों का अनुभव कर रहे हैं। यह कंप्यूटर संचार और इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के उल्लेखनीय विस्तार द्वारा चिह्नित है। ICT वैश्वीकरण को काफी तेज करता है, जिससे अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना, संस्कृति और राजनीति सहित समाज के हर पहलू पर प्रभाव पड़ता है। इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम एक ज्ञान समाज या सूचना युग का उदय है, जहां ज्ञान और सूचना समग्र मानव प्रगति को संचालित करती है। ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान उत्पादन के लिए इसका उपयोग करना आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक हो गया है। बॉक्स 22.1 सामाजिक विकास और तकनीकी उन्नति। पूरे इतिहास में हमने देखा है कि प्रौद्योगिकी में प्रत्येक परिवर्तन एक विशिष्ट प्रकार की अर्थव्यवस्था के उत्थान, प्रसार और स्थिरता से जुड़ा है। आज के समाज में हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) में जो प्रगति देख रहे हैं, वह एक नई प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से भी जुड़ी है, जिसे ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा और गहराई से जानें। नई ICT के आगमन से ज्ञान सृजन, उत्पादन और प्रसार की प्रक्रियाओं में चुनौतियां पैदा होती है। ICT द्वारा संचालित ज्ञान अर्थव्यवस्था में, जैसा कि रोमार 1990 द्वारा समझाया गया है, आर्थिक धन मुख्य रूप से ज्ञान के उत्पादन, प्रसार और उपयोग के माध्यम से बनाया जाता है। किसान और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, जहां धन क्रमशः मानव मैनुअल श्रम और मशीनों से आता है। विकसित हो रहे समाज में ICT को ज्ञान की बाधाओं को तोड़ने, आर्थिक स्थिति के बावजूद वैश्विक स्तर पर मानवीय क्षमताओं को बढ़ावा देने के रूप में देखा जाता है। यह बदलाव समाज की कार्य संरचना में ध्यान देने योग्य है। पूर्व औद्योगिक समाजों में, कृषि और औद्योगिक समाजों में उद्योग के प्रभुत्व के विपरीत, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी युग में ज्ञान आधारित सेवा क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह क्षेत्र अपने रचनात्मक उपयोग और ज्ञान के दोहन के लिए जाना जाता है, जो ज्ञान प्रदान करने वाले संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। वैश्वीकरण, ICT और ज्ञान अर्थव्यवस्था के विकास के बीच संबंध अब तक आपके लिए स्पष्ट हो जाना चाहिए। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इन बलों को एक विशिष्ट प्रकार के कार्यबल की आवश्यकता होती है, जो वैश्विक बाजार से जुड़ा हो। इस कार्यबल को व्यावसायिक रूप से उन्मुख, आजीवन सीखने के दृष्टिकोण में गहराई से निहित एक शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से आकार दिया गया है। आइए ज्ञान अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ज्ञान कार्यकर्ताओं और शिक्षा के कुछ प्रमुख पहलुओं का पता लगाएं। ज्ञान समाज में ज्ञान कार्यकर्ताओं को अक्सर प्रतीकात्मक विश्लेषक कहा जाता है, जो मशीनों के बजाय प्रतीकों के साथ काम करते हैं। उनका उद्भव अभूतपूर्व गति से हो रहा है, जो सभी क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान अर्थव्यवस्था श्रमिकों के लिए काम और सामाजिक जुड़ाव तक पहुंच की सुविधा प्रदान की जाती है।
औपचारिक शिक्षा और शैक्षणिक संस्थान ज्ञान समाज में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। उसी तरह जैसे पूंजीवाद के युग में संपत्ति और आय का अधिग्रहण और वितरण महत्वपूर्ण था। ज्ञान अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों को आजीवन सीखने में संलग्न रहने की आवश्यकता होती है, जिससे ज्ञान का अधिग्रहण किसी विशिष्ट आयु तक सीमित होने के बजाय एक सतत प्रक्रिया बन जाती है। ज्ञान समाज अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है, जहां ज्ञान कैरियर की उन्नति और कमाई के अवसरों में प्रमुख कारक है। पूंजीवादी समाजों के विपरीत ज्ञान अर्थव्यवस्था में ज्ञान श्रमिकों के पास उत्पादन के उपकरण होते हैं। यहाँ सच्चा निवेश इन श्रमिकों के पास मौजूद ज्ञान में निहित है। ज्ञान के बिना संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया अनुत्पादक है। ज्ञान कार्यकर्ताओं की मांग उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता के साथ बढ़ती है। निरंतर सीखना हमारे ज्ञान संचालित समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस समाज की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए नए कौशल और ज्ञान प्रदान करना आवश्यक है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न शिक्षा प्रणालियां, जैसे कि पारंपरिक, खुली और दूरस्थ, और एक दोहरी मोड प्रणाली जो पारंपरिक और खुली दूरी दोनों विधियों को जोड़ती है, दुनिया भर में उभरी है। विशेष रूप से ये शैक्षिक प्रणालियां ज्ञान उत्पन्न करने और साझा करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICT) पर बहुत अधिक निर्भर करती है। आभासी विश्वविद्यालय और ICT के माध्यम से सीमाहीन शिक्षा का विस्तार हमारे वर्तमान समाज में प्रमुख हो गया है। वैश्वीकरण, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT, ज्ञान अर्थव्यवस्था और शिक्षा के बीच संबंध उच्च शिक्षा के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करते हैं। ये संबंध न केवल नई बाधाएं पैदा करते हैं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति की संभावनाएं भी प्रदान करते हैं। संभावित अवसरों में से कुछ में शिक्षा को एक व्यापार योग्य वस्तु के रूप में मानना, दुनिया भर में इस व्यापार की पहुंच का विस्तार करना और नए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों जैसे सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता GATS और अन्य के माध्यम से शिक्षा में औपचारिक व्यापार स्थापित करना शामिल है। ICT का व्यापक उपयोग शिक्षा में व्यापार के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगामी अनुभागों में हम इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चूंकि ICT विश्व स्तर पर शिक्षा प्रदान करने और इसके व्यावसायीकरण के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आधुनिक दुनिया में ICT के उपयोग के स्वरूप और सीमा का पता लगाएंगे। क्रिया और चिंतन 22.1 ज्ञान अर्थव्यवस्था में शिक्षा के महत्व को समझाइए। तकनीकी परिवर्तन और वैश्वीकरण के बीच संबंध पर चर्चा करें। शीर्षक: ज्ञान अर्थव्यवस्था में शिक्षा का महत्व, तकनीकी परिवर्तन और वैश्वीकरण के गठजोड़ को नेविगेट करना। परिचय: शिक्षा हमेशा से सामाजिक प्रगति की आधारशिला रही है, लेकिन समकालीन युग में ज्ञान अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसका महत्व बढ़ गया है। ज्ञान अर्थव्यवस्था की विशेषता आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में सूचना, नवाचार और बौद्धिक क्षमताओं की प्रमुख भूमिका है। इस संदर्भ में शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास का साधन बन जाती है, बल्कि आर्थिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक भी बन जाती है। इसके अलावा तकनीकी परिवर्तन और वैश्वीकरण के बीच संबंध वैश्वीकृत, तकनीक संचालित दुनिया की गतिशीलता को आकार देने में शिक्षा की भूमिका को और बढ़ाता है। ज्ञान अर्थव्यवस्था में शिक्षा। ज्ञान अर्थव्यवस्था मूल रूप से पारंपरिक अर्थव्यवस्थाओं से भिन्न है, जो प्राथमिक आर्थिक गतिविधि के रूप में ज्ञान के उत्पादन और उपभोग पर जोर देती है। शिक्षा इस अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह व्यक्तियों को ऐसे वातावरण में पनपने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और अनुकूलन क्षमता से लैस करती है, जहां सूचना प्रगति की मुद्रा है।
एक ज्ञान अर्थव्यवस्था में भूमि, श्रम और पूंजी जैसे उत्पादन के पारंपरिक कारकों को ज्ञान की अमूर्त संपत्ति द्वारा पूरक किया जाता है और अक्सर उनसे आगे निकल जाता है। ज्ञान अर्थव्यवस्था में शिक्षा का महत्व आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने की क्षमता में निहित है। ये विशेषताएं ऐसी अर्थव्यवस्था में आवश्यक है जहां परिवर्तन की गति तेज है और व्यक्तियों को लगातार नई तकनीकों और सूचनाओं को अपनाना चाहिए। शिक्षा सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच सेतु बन जाती है, जो व्यक्तियों को न केवल मौजूदा नौकरियों के लिए बल्कि भविष्य में उभरने वाली भूमिकाओं के लिए भी तैयार करती है। तकनीकी परिवर्तन और वैश्वीकरण। तकनीकी परिवर्तन और वैश्वीकरण के बीच अंतर संबंधित संबंध समकालीन युग की एक परिभाषित विशेषता है। तकनीकी प्रगति, विशेष रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) में ने सूचनाओं के तेजी से आदान प्रदान और वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण की सुविधा प्रदान की है। बदले में इसका शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रौद्योगिकी ने न केवल शिक्षा प्रदान करने के तरीके को बदल दिया है, बल्कि वैश्विक कार्यबल में सफलता के लिए आवश्यक कौशल को भी बदल दिया है। डिजिटल साक्षरता, कोडिंग कौशल और प्रौद्योगिकी को नेविगेट करने और लाभ उठाने की क्षमता की मांग अब आर्थिक भागीदारी का अभिन्न अंग है। नतीजतन, शिक्षा को इन मांगों के अनुरूप विकसित होना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यक्ति तकनीकी परिवर्तन द्वारा प्रस्तुत अवसरों का दोहन करने के लिए सुसज्जित है। दूसरी ओर, वैश्वीकरण ने आर्थिक गतिविधियों के दायरे और पहुंच का विस्तार किया है, जिससे दुनिया अधिक परस्पर जुड़ी हुई है। इस वैश्वीकृत परिदृश्य में शिक्षा अंतरसांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने और व्यक्तियों को विविध और गतिशील वैश्विक बाजारों में नेविगेट करने के लिए तैयार करने का एक उपकरण बन गई है। विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के साथ सहयोग करने, वैश्विक रुझानों को समझने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रथाओं को अपनाने की क्षमता महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्सस, शिक्षा, तकनीकी परिवर्तन और वैश्वीकरण। शिक्षा, तकनीकी परिवर्तन और वैश्वीकरण के बीच संबंध जटिल और गतिशील है। शिक्षा मुख्य धुरी के रूप में कार्य करती है, जो तकनीकी प्रगति के लाभों का दोहन करने और वैश्वीकरण द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करती है। तकनीकी परिवर्तन शिक्षा की सामग्री और वितरण को प्रभावित करता है, डिजिटल युग की मांगों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम को आकार देता है। इसके साथ ही वैश्वीकरण शिक्षा के क्षितिज का विस्तार करता है, जिससे व्यक्तियों के लिए वैश्विक परिप्रेक्ष्य और अंतरसांस्कृतिक क्षमता का होना अनिवार्य हो जाता है। ज्ञान अर्थव्यवस्था में तकनीकी परिवर्तन शिक्षा के चालक और परिणाम दोनों के रूप में कार्य करता है। पाठ्यक्रम अनुकूली होना चाहिए, जिसमें नवीनतम तकनीकी प्रगति शामिल हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्नातक न केवल मौजूदा प्रौद्योगिकियों में कुशल हो बल्कि भविष्य के नवाचारों को अपनाने और योगदान करने की क्षमता भी रखते हों। इसके अलावा प्रौद्योगिकी शिक्षा वितरण के नए तरीकों को सक्षम बनाती है, जैसे कि ऑनलाइन शिक्षण और आभासी कक्षाएं, जिससे वैश्विक स्तर पर शिक्षा अधिक सुलभ और लचीली हो जाती है। वैश्वीकरण ने वैश्विक स्तर पर प्रतिभा के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर शिक्षा के महत्व को और बढ़ा दिया है। एक जुड़ी हुई दुनिया में व्यक्ति न केवल अपने स्थानीय साथियों के साथ बल्कि दुनिया भर के समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। शिक्षा विभेदक बन जाती है, जो व्यक्तियों को भौगोलिक सीमाओं से परे अपने कौशल और क्षमताओं को प्रदर्शित करने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा विभिन्न संस्कृतियों में संवाद और सहयोग करने की क्षमता एक मूल्यवान संपत्ति बन जाती है, जो शिक्षित व्यक्तियों को वैश्विक नागरिक के रूप में स्थापित करती है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः
ज्ञान अर्थव्यवस्था में शिक्षा का महत्व सर्वोपरि है। यह उस दुनिया में व्यक्तियों और राष्ट्रों की क्षमता को उजागर करने की कुंजी है जहां ज्ञान आर्थिक विकास का प्राथमिक चालक है। शिक्षा, तकनीकी परिवर्तन और वैश्वीकरण के बीच जटिल संबंध एक गतिशील और उत्तरदायी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो व्यक्तियों को 21वीं सदी में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करता है। विकासशील देशों में ज्ञान अर्थव्यवस्था की क्षमता और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। विश्व बैंक, यूएनडीपी और आईटीयू जैसे प्रमुख संगठन इन देशों में विभिन्न परियोजनाएं शुरू करने के लिए कदम उठा रहे हैं। लक्ष्य एक ऐसा ढांचा स्थापित करना है जो नीति निर्माण को प्रभावित करे, बाजार खोले, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे और आईसीटी बाजार को नियंत्रण मुक्त करे। बालाकृष्णन 2001, 966। संयुक्त राष्ट्र जैसी पारंपरिक संरचनाएं तेजी से हो रहे आर्थिक परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रही है, जिससे नई संरचनाओं का विकास हो रहा है। अब आइए सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते (जीएटीएस) के माध्यम से व्यापारिक शिक्षा की प्रक्रिया पर संक्षेप में चर्चा करें। चिंतन और क्रिया 22.2 समसामयिक विश्व में आईसीटी तक पहुंच के प्रमुख रुझानों की व्याख्या करें। शीर्षक: समसामयिक दुनिया में आईसीटी तक पहुंच के प्रमुख रुझानों पर चिंतन। समकालीन दुनिया में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) तक पहुंच सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गई है, जो शिक्षा, संचार, व्यवसाय और शासन सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। भारत के एक मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के छात्र के रूप में मैंने शिक्षा और समाज पर आईसीटी के परिवर्तनकारी प्रभाव को देखा है। यह प्रतिबिंब समकालीन दुनिया में आईसीटी तक पहुंच को आकार देने वाले प्रमुख रुझानों की पड़ताल करता है। एक, डिजिटल समावेशन। समकालीन आईसीटी पहुंच में सबसे महत्वपूर्ण रुझानों में से एक डिजिटल समावेशन पर जोर देना है। वैश्विक स्तर पर सरकारें, संगठन और शैक्षणिक संस्थान डिजिटल विभाजन को पाटने की दिशा में काम कर रहे हैं। किफायती इंटरनेट पहुंच, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और सब्सिडी वाले उपकरणों जैसी पहलों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद आईसीटी के लाभों का उपयोग कर सके। एक मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में इग्नू ने ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की पेशकश, डिजिटल प्रारूपों में अध्ययन सामग्री प्रदान करने और ई-लर्निंग प्लेटफार्मों की सुविधा प्रदान करके डिजिटल समावेशन को भी अपनाया है। 2, मोबाइल प्रौद्योगिकी। मोबाइल प्रौद्योगिकी के प्रसार ने आईसीटी पहुंच में क्रांति ला दी है। स्मार्टफोन की बढ़ती सामर्थ्य के साथ वैश्विक आबादी के एक बड़े हिस्से की अब इंटरनेट तक पहुंच है। मोबाइल एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म शिक्षा वितरण, संचार और सूचना तक पहुंच के लिए शक्तिशाली उपकरण बन गए हैं। इग्नू ने इस प्रवृत्ति को पहचानते हुए अपने विविध छात्र आधार के लिए शैक्षिक संसाधनों की पहुंच को बढ़ाते हुए मोबाइल ऐप विकसित किए हैं और मोबाइल उपकरणों के लिए अपनी वेबसाइट को अनुकूलित किया है। 3, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उदय समकालीन आईसीटी पहुंच में एक और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। कौर्सेरा, ईडीएक्स और मूडल जैसे प्लेटफार्मों ने ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करके शिक्षा का लोकतंत्रीकरण किया है। इग्नू ने भी ई-लर्निंग का लाभ उठाया है, जिससे छात्रों को अध्ययन सामग्री तक पहुंचने, ऑनलाइन चर्चाओं में भाग लेने और इलेक्ट्रॉनिक रूप से असाइनमेंट जमा करने की अनुमति मिलती है। इस प्रवृत्ति ने न केवल शिक्षा तक पहुंच का विस्तार किया है, बल्कि आजीवन सीखने के अवसरों को भी सुविधाजनक बनाया है। 4, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग ने डेटा को संग्रहीत,
संसाधित और एक्सेस करने के तरीके को बदल दिया है। इसने सहयोगात्मक कार्य, दूरस्थ शिक्षा और कुशल डेटा प्रबंधन की सुविधा प्रदान की है। क्लाउड आधारित समाधानों के माध्यम से इग्नू ने अपनी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बढ़ाया है, जिससे छात्रों के लिए शैक्षणिक जानकारी तक पहुंचना, असाइनमेंट जमा करना और संकाय सदस्यों के साथ बातचीत करना आसान हो गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग ने आईसीटी बुनियादी ढांचे की मापनीयता और लचीलेपन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 5. सोशल मीडिया और नेटवर्किंग। रोजमर्रा की जिंदगी में सोशल मीडिया के एकीकरण ने संचार पैटर्न और सूचना प्रसार को बदल दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेटवर्किंग, सहयोग और सूचित रहने के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम करते हैं। इग्नू ने छात्रों से जुड़ने, अपडेट साझा करने और अपने विविध छात्र निकाय के बीच समुदाय की भावना पैदा करने के लिए सोशल मीडिया को अपनाया है। शिक्षा में सोशल मीडिया की भूमिका संस्थागत सीमाओं से परे तक फैली हुई है, जो सहयोगात्मक शिक्षा और ज्ञान साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। 6. इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT). इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने रोजमर्रा की वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़कर एक आदर्श बदलाव लाया है। इस प्रवृत्ति का स्मार्ट घरों, स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन और शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इग्नू के संदर्भ में IoT व्यक्तिगत और अनुकूली शिक्षण वातावरण प्रदान करके सीखने के अनुभव को बढ़ा सकता है। IoT उपकरणों को शैक्षिक प्रक्रियाओं की दक्षता की निगरानी और सुधार करने, अधिक गतिशील और उत्तरदायी शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए नियोजित किया जा सकता है। 7. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML). AI और ML में प्रगति से बुद्धिमान प्रणालियों का विकास हुआ है, जो डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं और व्यक्तिगत सिफारिशें प्रदान कर सकते हैं। शिक्षा में इन तकनीकों का उपयोग अनुकूली शिक्षण, स्वचालित मूल्यांकन और समग्र शैक्षिक अनुभव को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इग्नू अपने विविध छात्र आधार की व्यक्तिगत सीखने की जरूरतों के लिए शैक्षिक सामग्री को तैयार करने के लिए AI और ML के एकीकरण का पता लगा सकता है। 8. साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं। जबकि ICT में प्रगति कई लाभ प्रदान करती है, वे साइबर सुरक्षा चुनौतियों को भी जन्म देती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती निर्भरता के साथ मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता बढ़ रही है। कई शैक्षणिक संस्थानों की तरह इग्नू को भी छात्र डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपने ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्मों की अखंडता बनाए रखने के लिए इन चिंताओं को दूर करना चाहिए। निष्कर्षतः समकालीन दुनिया ICT पहुंच के रुझान में एक गतिशील विकास देख रही है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि कैसे ये रुझान शिक्षा के परिदृश्य को आकार दे रहे हैं। डिजिटल समावेशन, मोबाइल प्रौद्योगिकी, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल मीडिया, IoT और AI शिक्षा की पहुंच और प्रभावशीलता को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि ICT के सकारात्मक प्रभाव को बनाए रखने के लिए साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम इन रुझानों पर आगे बढ़ रहे हैं, इग्नू जैसे शैक्षणिक संस्थानों के लिए यह आवश्यक है कि वे विविध और वैश्विक छात्र समुदाय के लिए सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए इन प्रौद्योगिकियों को अपनाएं और उनका लाभ उठाएं। 22.3 सेवाओं में व्यापार, GATS और शिक्षा में सामान्य समझौते। वैश्वीकरण के चल रहे रुझान, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों ICT का प्रसार और ज्ञान अर्थव्यवस्था का उदय GATS के माध्यम से शिक्षा के व्यावसायीकरण से निकटता से जुड़ा हुआ है। विश्व व्यापार संगठन WTO प्रणाली के भीतर शिक्षा को एक ऐसी सेवा के रूप में मान्यता दी गई है
जिसका व्यापार किया जा सकता है, और यह व्यापार दुनिया भर में एक एकीकृत ढांचे के भीतर होना चाहिए। बॉक्स 22.3 GATS और सेवा क्षेत्र। सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता GATS अंतर्राष्ट्रीय नियमों का एक अनूठा समूह है जो सेवाओं के व्यापार को नियंत्रित करता है। गेट्स उरुग्वे दौर की वार्ता के दौरान उभरा और पिछले 30 वर्षों में सेवा अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण विस्तार की प्रतिक्रिया थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र वैश्विक उत्पादन में 60% का योगदान देता है, वैश्विक कार्यबल के 30% को रोजगार देता है और वैश्विक व्यापार का 20% बनता है। WTO 2005। यूके, USA और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में उनके सकल घरेलू उत्पाद GDP का 72% से अधिक सेवाओं से आता है और उनका लगभग 75% कार्यबल सेवा क्षेत्र में लगा हुआ है। विश्व बैंक 2006, UNDP 2005। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में सेवाओं पर नियमों को शामिल करने की धारणा 1980 के दशक के मध्य में शुरू की गई थी। यह समझौता बाजार पहुंच से संबंधित विशिष्ट नियमों और प्रतिबद्धताओं के साथ तैयार किया गया था। गेट्स में बैंकिंग, दूरसंचार, पर्यटन, शिक्षा और पेशेवर सेवाओं सहित व्यापारिक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते गेट्स में वैश्विक नियम शामिल हैं जो सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की देखरेख करते हैं। यह कवरेज, व्यापार सिद्धांतों और पेटेंट और कॉपीराइट की सुरक्षा से संबंधित सिद्धांतों पर केंद्रित है। गेट्स शिक्षा पर विशेष जोर देने के साथ सेवाओं में व्यापार के विभिन्न तरीकों को नियंत्रित करता है। इन अवधारणाओं को समझने के लिए आइए संक्षेप में उनका अन्वेषण करें। सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र MFN व्यवहार। MFN में व्यापारिक साझेदारों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करना शामिल है। गेट्स के तहत यदि कोई देश शिक्षा जैसे किसी क्षेत्र में विदेशी प्रतिस्पर्धा की अनुमति देता है तो उसे उस क्षेत्र में विश्व व्यापार संगठन WTO के अन्य सभी सदस्यों के सेवा प्रदाताओं को समान अवसर प्रदान करना होगा। बाजार पहुंच और राष्ट्रीय व्यवहार पर प्रतिबद्धताएं। गेट्स के लिए देशों को बातचीत के माध्यम से विशिष्ट क्षेत्रों में बाजार खोलने के लिए प्रतिबद्धताएं बनाने की आवश्यकता होती है। ये वार्ताएं बाजार पहुंच की सीमा, उदाहरण के लिए घरेलू बाजार में विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति देना, बाजार पहुंच की सीमाएं, और राष्ट्रीय व्यवहार, क्या विदेशी विश्वविद्यालयों को घरेलू विश्वविद्यालयों के समान अवसर प्राप्त है, निर्धारित करती है। पारदर्शिता। GATS का आदेश है कि सरकारें प्रासंगिक कानूनों और विनियमों को प्रकाशित करें और पूछताछ बिंदु स्थापित करें। विदेशी संस्थाएं किसी भी सेवा क्षेत्र में नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इन पूछताछ बिंदुओं का उपयोग कर सकती हैं। सरकार द्वारा विनियमन। गेट्स के अनुसार सरकारों को निष्पक्षता, तर्क और निष्पक्षता के साथ विनियमन करना चाहिए। राष्ट्रीय व्यवहार का अर्थ है विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के लिए नागरिकों के समान ही नियम लागू करना, जबकि सरकारें व्यवसायों के लिए योग्यता, आवश्यकताओं और उपभोक्ता स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए मानक निर्धारित करने का अधिकार बरकरार रखती हैं। मान्यता। राष्ट्रीय सरकारें एक दूसरे की शैक्षणिक योग्यताओं को तुलनीय बनाने के लिए उनकी मान्यता पर बातचीत कर सकती हैं। गेट्स इस बात पर जोर देता है कि मान्यता भेदभावपूर्ण या प्रच्छन्न संरक्षणवाद का एक रूप नहीं होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान और स्थानांतरण। एक बार जब सरकार किसी सेवा क्षेत्र को विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने के लिए प्रतिबद्ध हो जाती है तो उसे आम तौर पर उस क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए देश से बाहर धन हस्तांतरण को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। प्रगतिशील उदारीकरण।
डब्ल्यूटीओ सेवाओं सहित व्यापार को उत्तरोत्तर उदार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। गेट्स के तहत सेवाओं में व्यापार के उदारीकरण के लिए बातचीत की आवश्यकता है, जो 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुई और अब दोहा विकास एजेंडा का हिस्सा है। लक्ष्य गेट्स के तहत प्रतिबद्धताओं को बढ़ाकर उदारीकरण प्रक्रिया को बढ़ाना है। गेट्स कई विषयों से संबंधित है। इन विषयों पर कुछ काम 1995 में शुरू हुआ। उसी वर्ष जनवरी में गेट्स के प्रभावी होने के ठीक बाद 2000 में सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए बातचीत शुरू हुई। इसमें अध्ययन और समीक्षा जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल थी। गेट्स लेख बातचीत के लिए सामान्य दिशानिर्देश प्रदान करते हैं और उनका शिक्षा जैसी सेवाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अब आइए शिक्षा जैसी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेवाओं के व्यापार के विभिन्न तरीकों पर गौर करें। बॉक्स 22.4 बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स के व्यापार संबंधित पहलुओं पर डब्ल्यूटीओ का समझौता। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के भीतर बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलू ट्रिप्स नामक एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। उरुग्वे दौर के दौरान 1986 से 1994 तक बातचीत किए गए इस समझौते ने पहली बार वैश्विक व्यापार प्रणाली में बौद्धिक संपदा के बारे में नियम पेश किए। डब्ल्यूटीओ मानता है कि विचार और ज्ञान तेजी से वैश्विक व्यापार का हिस्सा बन रहे हैं। यह इस बात पर जोर देता है कि रचनाकारों के पास दूसरों को उचित स्वीकृति, पुरस्कार और मान्यता दिए बिना उनकी रचनाओं का उपयोग करने से रोकने का अधिकार होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन अधिकारों की कितनी सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण मौजूद है, इसमें भिन्नताएं हैं। ट्रिप्स का लक्ष्य मानक निर्धारित करके इसमें स्थिरता लाना है। इसमें कहा गया है कि आविष्कारों के लिए पेटेंट संरक्षण कम से कम 20 वर्षों तक उपलब्ध होना चाहिए, जो एक पेटेंट मालिक के पास होने वाले बुनियादी अधिकारों को रेखांकित करता है। ट्रिप्स समझौते में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं: कॉपीराइट और संबंधित अधिकार, सेवा चिन्ह सहित ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट, एकीकृत सर्किट के लेआउट डिजाइन, स्थलाकृति, व्यापार रहस्यों सहित अज्ञात जानकारी। डब्ल्यूटीओ 2005। अब यह माना जाता है कि शेष सेवा अर्थव्यवस्था को एक शैक्षिक प्रणाली और कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है, जिन्हें आईसीटी आधारित दूरस्थ शिक्षा और पारंपरिक तरीकों दोनों का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं के रूप में कारोबार किया जा सकता है। शिक्षा का निजीकरण, बाजार संचालित स्ववित्त पोषण, शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, आईसीटी को तेजी से अपनाना, मौजूदा पाठ्यक्रम सामग्री की रीपैकेजिंग और व्यापारिक शिक्षा के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग जैसे रुझान स्पष्ट हैं। ये रुझान न केवल दूरस्थ शिक्षा में बल्कि विभिन्न पारंपरिक विश्वविद्यालयों में भी देखे गए हैं। खुली और दूरस्थ शिक्षा की छिपी हुई क्षमता, विशेष रूप से इसकी लचीली संरचना, नवीन शैक्षणिक कार्यक्रम बनाने की क्षमता और आईसीटी आधारित आभासी और ऑनलाइन शिक्षा के व्यापक उपयोग ने न केवल ज्ञान अर्थव्यवस्था के समर्थकों बल्कि बहुराष्ट्रीय निगमों का भी ध्यान आकर्षित किया है। इस पुस्तक के अंतिम भाग में चर्चा की गई है। भारत में उच्च शिक्षा परिदृश्य की कई प्रमुख विशेषताएं हैं। भारत में उच्च शिक्षा की मांग बढ़ती जा रही है। आजीवन सीखना तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियां शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रदाता के रूप में उभर रही है। शिक्षा में आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दोहरे मोड़ वाली शिक्षा प्रणाली का महत्व बढ़ रहा है, जहां पारंपरिक संस्थान दूरस्थ माध्यम से भी शिक्षा प्रदान करते हैं।
भारत में 327 नियमित विश्वविद्यालयों में से 176 अब दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं। भारत में 20% से अधिक छात्र मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में नामांकित है। आईसीटी द्वारा सुगम शिक्षा का व्यावसायीकरण बढ़ रहा है। उच्च शिक्षा, विशेषकर तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में लाभकारी निजी प्रदाताओं का प्रसार हो रहा है। विदेशी विश्वविद्यालय भारत में कैंपस स्थापित कर रहे हैं। विकासशील देशों में लोकतांत्रिक राज्य शिक्षा को सामाजिक प्रतिबद्धता वाली सेवा के रूप में देखते हैं। हालांकि उभरती बाजार ताकतें शिक्षा को एक व्यापार योग्य वस्तु के रूप में देखने के लिए राज्यों को प्रभावित कर रही है। यह बदलाव सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी द्वारा सुगम है और भारत में उच्च शिक्षा को प्रभावित कर रहा है। सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता जीएटीएस शिक्षा सहित व्यापारिक सेवाओं के 4 मोड पेश करता है। मोड 1 सीमा पार आपूर्ति, जहां एक सेवा एक देश से दूसरे देश में आपूर्ति की जाती है। मोड 2 विदेश में खपत, जहां उपभोक्ता या कंपनियां किसी दूसरे देश में सेवा का उपयोग करती हैं। मोड 3 वाणिज्यिक उपस्थिति, जहां एक विदेशी कंपनी दूसरे देश में सेवाएं प्रदान करने के लिए सहायक कंपनियां या शाखाएं स्थापित करती है। मोड 4 प्राकृतिक व्यक्तियों की उपस्थिति, जहां व्यक्ति दूसरे देश में सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए अपने देश से यात्रा करते हैं। ये तरीके शिक्षा सहित सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। तालिका 24.1 दर्शाती है कि जीएटीएस के तहत वैश्विक स्तर पर शिक्षा का व्यापार कैसे किया जा सकता है। 1 सीमा पार आपूर्ति। परिभाषा: ऐसी सेवा प्रदान करना जो उपभोक्ता को शारीरिक रूप से हिलाए बिना सीमाओं को पार कर जाती है। उच्च शिक्षा में उदाहरण: दूरस्थ शिक्षा, ई-लर्निंग, आभासी विश्वविद्यालय। बाजार का आकार क्षमता: वर्तमान में छोटा, लेकिन इंटरनेट जैसी नई तकनीकों के साथ इसके बढ़ने की उम्मीद है। 2 विदेश में खपत। परिभाषा: उपभोक्ता को आपूर्तिकर्ता के देश में ले जाकर सेवा प्रदान करना। उच्च शिक्षा में उदाहरण: दूसरे देश में पढ़ रहे छात्र। बाजार का आकार क्षमता: वर्तमान में वैश्विक शिक्षा बाजार का सबसे बड़ा हिस्सा। 3 व्यावसायिक उपस्थिति। परिभाषा: सेवा प्रदाता सेवाएं प्रदान करने के लिए दूसरे देश में सुविधाएं स्थापित करता है। उच्च शिक्षा में उदाहरण: स्थानीय शाखाएं, उपग्रह परिसर, जुड़वां भागीदारी, फ्रेंचाइजिंग। बाजार का आकार क्षमता: भविष्य में विकास की प्रबल संभावना के साथ बढ़ती रुचि, विदेशी निवेश पर इसके प्रभाव के कारण विवादास्पद। 4 प्राकृतिक व्यक्तियों की उपस्थिति। परिभाषा: सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यक्ति अस्थायी रूप से दूसरे देश की यात्रा करते हैं। उच्च शिक्षा में उदाहरण: विदेश में काम करने वाले प्रोफेसर, शिक्षक, शोधकर्ता। बाजार का आकार क्षमता: संभावित रूप से एक मजबूत बाजार जो पेशेवरों की गतिशीलता पर जोर देता है। तालिका 5। प्राथमिक शिक्षा सीपीसी 921 में बाल देखभाल सेवाओं को छोड़कर प्रीस्कूल और प्राथमिक शिक्षा सेवाएं शामिल है। माध्यमिक शिक्षा सीपीसी 922 में विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाओं सहित सामान्य उच्चतर माध्यमिक, तकनीकी और व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा शामिल है। उच्च शिक्षा सीपीसी 923 में उत्तर माध्यमिक, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा सेवाओं के साथ साथ विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष की ओर ले जाने वाली अन्य उच्च शिक्षा सेवाएं भी शामिल है। यह शिक्षा के प्रकार को निर्दिष्ट नहीं करता है, लेकिन सभी उत्तर माध्यमिक प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रमों के लिए कवरेज मानता है। वयस्क शिक्षा सीपीसी 924
नियमित शिक्षा प्रणाली के बाहर वयस्कों के लिए शिक्षा को कवर करती है, हालांकि स्पष्टता के लिए और अधिक चित्रण की आवश्यकता है। अन्य शिक्षा CPC 929 में मनोरंजन मामलों से संबंधित सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी शिक्षा सेवाएं शामिल हैं, जिन्हें कहीं और वर्गीकृत नहीं किया गया है। शिक्षा और भाषा परीक्षण सेवाओं, छात्र भर्ती सेवाओं और गुणवत्ता मूल्यांकन जैसी अन्य श्रेणियों से कवरेज और भेदभाव के संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। GATS सिद्धांत के तहत सभी सदस्य देशों को सभी WTO सदस्यों को समान बाजार पहुंच और राष्ट्रीय उपचार की पेशकश करनी चाहिए। उन्हें विदेशी शिक्षा निर्यातकों, आयातकों और निवेशकों के लिए समान स्थितियां सुनिश्चित करनी होंगी। सदस्य सरकारों को गेट्स आवश्यकताओं के अनुरूप कानून और नियम बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य निम्न कारणों से शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाता है। उच्च शिक्षा में सार्वजनिक वित्त पोषण में कमी। B कैरियर में उन्नति के लिए विशेष प्रशिक्षण चाहने वाले वयस्कों में वृद्धि। C ICT के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा का उदय। D की वृद्धि $50 बिलियन का वैश्विक शिक्षा बाजार। और E लाभकारी उच्च शिक्षा प्रदाताओं में वृद्धि। अतीत में उच्च शिक्षा को सार्वजनिक भलाई और समान अवसर एजेंट के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब इसे सेवा अर्थव्यवस्था में एक आकर्षक व्यवसाय के रूप में देखा जाता है। लाभ के लिए प्रदाता और निवेशक WTO और GATS को शैक्षिक सेवाओं में व्यापार में आने वाली बाधाओं को खत्म करने के उपकरण के रूप में देखते हैं। उनका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लाभ के अवसरों को अधिकतम करना है। गेट्स के माध्यम से सार्वजनिक भलाई के रूप में उच्च शिक्षा से वैश्विक सेवा बाजार में बदलाव के दूरगामी प्रभाव है। आशय: राष्ट्रीय व्यवहार के विचार का अर्थ है कि विदेशी और स्थानीय दोनों शिक्षा प्रदाताओं के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। विशेष रूप से विकासशील देश और सामान्य तौर पर सभी देश कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को शिक्षा में सब्सिडी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसमें सरकारी या गैरलाभकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति और अन्य सहायता शामिल है। राष्ट्रीय उपचार नियम के अनुसार उचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए ये सब्सिडी या तो सभी शिक्षा प्रदाताओं को दी जानी चाहिए या वापस ले ली जानी चाहिए। सीमा पार शिक्षा सेवाओं को WTO सदस्यों द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इनकार या देरी से व्यापार संबंधी शिकायतें हो सकती हैं। सख्त मान्यता प्रक्रिया, जिसे कुछ देश अपने सांस्कृतिक और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए उपयोग करते हैं, को WTO ट्रिब्यूनल में सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता से अधिक बोझिल के रूप में चुनौती दी जा सकती है। सीमा पार शिक्षा के विस्तार ने शैक्षिक व्यापार के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा किए हैं, लेकिन यह धोखाधड़ी वाले संस्थानों का जोखिम भी लाता है। उचित जवाबदेही, मानकों और मान्यता के बिना ऑनलाइन शिक्षा सेवाओं का उपयोग बेईमान शिक्षा प्रदाताओं द्वारा बिना सोचे समझे छात्रों को धोखा देने के लिए किया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि गेट्स का उद्देश्य घरेलू नीतियों को खत्म करके बहुराष्ट्रीय निगमों का पक्ष लेते हुए शिक्षा को विनियमित करना है। सीमा पार शिक्षा और शिक्षा व्यापार व्यापक और समृद्ध उच्च शिक्षा अनुभव के लिए विदेश में पढ़ रहे छात्रों से आगे जाता है। इसके बजाय यह प्रभावी रूप से व्यापार बाधाओं को समाप्त करता है, जिससे बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों को लाभ होता है, जबकि मानकों और नीतियों को व्यापार के लिए गैर टैरिफ बाधाओं, सार्वजनिक नागरिक 2006 की श्रेणी में डाल दिया जाता है। इस संदर्भ में यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि गेट्स के तहत शिक्षा को शामिल करने की पहल उच्च शिक्षा विशेषज्ञों की ओर से नहीं,
बल्कि एक बहुराष्ट्रीय दूरसंचार फर्म की सहायक कंपनी ग्लोबल एलायंस फॉर ट्रांसनेशनल एजुकेशन जैसे निगमों और निकायों की ओर से हुई थी। उनकी रुचि विदेशों में लाभकारी शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा देने में थी। 22.5 ICT हाशिए पर रहने वाले लोग और भारत में उच्च शिक्षा। हाशिए पर मौजूद व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2001 के अनुसार शिक्षा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर मुख्यधारा के समाज से बाहर किए गए लोगों के लिए। G01200148। भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों और महिलाओं जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों को ऐतिहासिक रूप से शिक्षा तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ा है। हाल की बहस इन हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए उच्च शिक्षा पहुंच में सुधार लाने पर केंद्रित है। भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में ड्रॉपआउट दर उच्च है, जिसमें हाशिए पर रहने वाले समूहों की दर सबसे अधिक है। इन आबादी का एक बड़ा हिस्सा सभी स्तरों पर शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। राज्य की शिक्षा नीतियों का लक्ष्य इन हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों की शैक्षिक भलाई को बढ़ाना है, जो खुद को सामाजिक हाशिए पर पाते हैं और आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं में बहिष्कार का सामना कर रहे हैं। भले ही भारत अपने कुल शिक्षा बजट का लगभग 20% उच्च शिक्षा के लिए आवंटित करता है, कुल छात्र आबादी का केवल 5.7% ही कॉलेजों और उच्च स्तरीय अध्ययनों में भाग लेता है। भारत में 17 से 24 आयु वर्ग की केवल 7% आबादी उच्च शिक्षा प्राप्त करती है, जबकि अमेरिका में 92%, यूके में 52% और जापान में 45%, यूनेस्को 1999 है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में उच्च शिक्षा में छात्रों का नामांकन काफी बढ़ गया है। 1950 में 0.2 मिलियन से भी कम से 2002 तक लगभग 10 मिलियन हो गया। हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शैक्षिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए नामांकन में वृद्धि धीमी रही है। उदाहरण के लिए, उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों का प्रतिशत 1950 में 7% और 1.6% से बढ़कर 2002 में क्रमशः 7.78% और 2.7% हो गया। राव 2002 CF वीस्कॉप्ट 2004। उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन का प्रतिशत 1950 से 51 में 10% से बढ़कर 2002-03 में 40.5% हो गया है। भारत सरकार 200102। भारत में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 1950 से 51 में 2,09,671 प्राथमिक विद्यालयों से 200102 में 6,64,041 तक, 7,416 से 1,33,492 हाई स्कूल, 587 से 11,146 कॉलेज, व्यावसायिक शिक्षा सहित, और इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय महत्व के 27 से 272 विश्वविद्यालय संस्थान हो गए। 2002-03 में 9.2 मिलियन से अधिक छात्रों ने उच्च शिक्षा में दाखिला लिया। भारत सरकार 200102। इन विकासों के बावजूद 94% से अधिक भारतीय छात्र आबादी के लिए उच्च शिक्षा दुर्गम बनी हुई है। हाशिए पर रहने वाले लोगों की शैक्षिक भलाई के लिए खुली और दूरस्थ शिक्षा ODL की अवधारणा प्रस्तावित है। क्या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT आधारित ODL भारत में हाशिए पर रहने वाले लोगों के बीच उच्च शिक्षा के लिए एक प्रभावी उपकरण हो सकता है?
आइए भारत में राज्य के बुनियादी ढांचे या डिजिटल विभाजन का पता लगाएं। विशेषज्ञ अक्सर हाशिए पर रहने वाले लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईसीटी और ओडीएल को एकीकृत करने के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश करते हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि आईसीटी और ओडीएल विशेषज्ञों को सामान्य रूप से हाशिए पर रहने वाले लोगों और विशेष रूप से कार्यबल की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। शैक्षिक पाठ्यक्रम को आईसीटी के माध्यम से स्थानीय और वैश्विक स्तर पर एकीकृत करने के लिए उनकी तत्काल और दीर्घकालिक ज्ञान आवश्यकताओं को संबोधित करना चाहिए। बॉक्स 22.5 आईसीटी की पहुंच में डिजिटल विभाजन। डिजिटल प्रौद्योगिकियां समाज के ढांचे के भीतर काम करती है और भारत में यह संदर्भ संसाधनों के असमान वितरण और जाति, वर्ग, जातीयता और लिंग के आधार पर विभाजन द्वारा चिह्नित है। निरक्षरता, कम आय और स्थानिक अलगाव जैसे कारक मौजूदा सामाजिक बहिष्कार को और भी कायम रखते हैं। समय के साथ डिजिटल विभाजन के विभिन्न रूप भी सामने आए हैं। ये विभाजन संपन्न और गरीब, शहरी और ग्रामीण और अंग्रेजी में कुशल उन लोगों के बीच प्रकट होता है जो डिजिटल रूप से आगे बढ़ रहे हैं, बनाम जो नहीं है। इसके अतिरिक्त बिजली, टेलीफोन और कंप्यूटर जैसे आवश्यक संसाधनों तक पहुंच में असमानताएं भारत के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। तालिका 3 देश में इन डिजिटल और बुनियादी ढांचे के विभाजन की विकसित प्रकृति और दायरे को रेखांकित करती है। भारत के सभी क्षेत्रों में बिजली और टेलीफोन कनेक्शन तक पूरी पहुंच नहीं है, जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक पहुंच के लिए आवश्यक शर्तें हैं। हमारी परस्पर जुड़ी दुनिया में, जबकि कुछ क्षेत्रों ने समावेशन को अपना लिया है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी बाहर रखा गया है। उदाहरण के लिए, शहरी क्षेत्र आईसीटी नेटवर्क के साथ वैश्वीकृत परिदृश्य में एकीकृत हो गए हैं, जिससे एक अलग समूह का उदय हुआ है जिसे डिजिटराटी के नाम से जाना जाता है। हालांकि उसी शहरी परिवेश में कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा, जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक पहुंच से वंचित होकर घटिया जीवन जीता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी कनेक्टिविटी मुख्य रूप से अधिक समृद्ध वर्ग तक पहुंच गई है, जिससे खेतीहर मजदूर, किराएदार, गरीब किसान और कारीगर हाशिए पर रहने वाले भारतीयों के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, अभी भी बाहर हैं। उनकी शैक्षिक और आर्थिक स्थिति अक्सर सूचना युग में उनके एकीकरण में बाधा डालती है। 22.6 वैश्वीकरण, मुक्त बाजार और उच्च शिक्षा, एक विश्लेषण। वैश्वीकरण की घटना ने भारत में उच्च शिक्षा पर विभिन्न प्रभाव डाले हैं, जिनमें रुझान, कनेक्टिविटी और विरोधाभास शामिल है। हालांकि हाशिए पर मौजूद समूहों की शैक्षिक भलाई के बारे में चिंताएं उठाई गई हैं, लेकिन शिक्षा पर बाजार के प्रभुत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कोपेनहेगन में 1995 के सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन में राज्यों और सरकारों के प्रमुखों ने हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों को सशक्त बनाने में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी और संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, खुले मुक्त बाजारों को बढ़ावा देना, बाजार की विफलता को रोके या उसका प्रतिकार करें, स्थिरता और दीर्घकालिक निवेश सुनिश्चित करें, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, गरीबी में रहने वाले लोगों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी ज्ञान और जानकारी तक पहुंच प्रदान करें, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करके आजीवन सीखने को बढ़ावा दें, लड़कियों, महिलाओं, युवाओं, बच्चों और वयस्कों के लिए समान शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करें, रोजगार सृजन और बेरोजगारी और सामाजिक बहिष्कार से निपटने में शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्व को पहचानते हुए
श्रम बाजार और शिक्षा नीतियों के बीच संबंधों को मजबूत करें। व्यापार और निवेश के लिए अधिक अनुकूल माहौल स्थापित करने और मानव संसाधन विकास सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संरचनात्मक समायोजन नीतियों को लागू करें। यूएनडीपी 1995। यह अक्सर उजागर किया जाता है कि सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन ने टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) और सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते (GATS) के लिए मंच तैयार किया, जिसका उद्देश्य राज्यों और सरकारों के प्रमुखों को मुक्त बाजार दर्शन के साथ जोड़ना और बढ़ावा देना है। शिक्षा में व्यापार मुख्य रूप से लाभाधारित शिक्षा प्रदाताओं के हितों की रक्षा के लिए। GATS के तहत सीमा पार आपूर्ति की अवधारणा ने ICT के माध्यम से शिक्षा के हस्तांतरण और व्यावसायीकरण के लिए नई संभावनाएं पेश की है। स्थानीय शाखाओं, उपग्रह परिसरों, ट्विनिंग साझेदारियों और फ्रेंचाइजिंग व्यवस्थाओं के माध्यम से अन्य देशों में व्यावसायिक उपस्थिति की स्थापना ने स्थानीय पहचान के परिवर्तन को सुविधाजनक बनाया है। हालांकि इन प्रक्रियाओं ने शिक्षा में अंतर्निहित स्थानीय सांस्कृतिक मूल्यों और संवेदनशीलताओं और शिक्षा को उपभोक्ता बनाने के वैश्विक दबाव के बीच तनाव को सफलतापूर्वक संबोधित नहीं किया है। सभी देश प्रौद्योगिकी में समान रूप से उन्नत नहीं हैं। शिक्षा को एक वस्तु बनाने और इसका व्यावसायिक विस्तार करने से उन देशों को लाभ होगा जो पहले से ही तकनीकी रूप से उन्नत है। इन देशों के पास ICT तक बेहतर पहुंच है और वे शिक्षा में अधिक निवेश कर सकते हैं। गेट्स ने असमान भागीदारों के बीच बाजार संचालित प्रतिस्पर्धा शुरू की है। विकासशील और अल्प विकसित देश, जिन्होंने अपने बाजार और बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से विकसित नहीं किया है, उन्हें सामंजस्य प्रक्रिया में अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गेट्स की बाजार संचालित प्रतिस्पर्धा से शैक्षणिक संस्थानों की विशिष्टता में गिरावट आती है। सांस्कृतिक फोकस, विचार और शैक्षिक विषय समाप्त हो जाते हैं। कॉरपोरेट नियंत्रित शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा के बारे में चिंता पैदा करती है, क्योंकि वे बड़े विलय सौदों और उच्च दाम वाले निवेश के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। सत्य की खोज पर कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता देने से शिक्षा का विचार ही बदल सकता है। फ्रेज और ओसुलिवन 2003। शिक्षा एक सामाजिक सरोकार है, विशेषकर विकासशील देशों में, जहां सरकार राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस पर सब्सिडी देती है। रियायती शिक्षा मुक्त व्यापार में बाधा डालती है, इसलिए गेट्स का लक्ष्य शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण को कम करना है। यह सरकारों को निजी कंपनियों को मान्यता प्राप्त डिप्लोमा जारी करने की अनुमति देने के लिए मजबूर कर सकता है, भले ही ये संस्थान जो पढ़ाते हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण हो। यह बदलाव आलोचनात्मक जांच और अन्य सहमत लोकतांत्रिक उद्देश्यों को बढ़ावा देने के बजाय शिक्षा को कॉरपोरेट प्रशिक्षण मैदान में बदल सकता है। उक्त 2003। विकासशील देशों में शैक्षणिक संस्थान राष्ट्र निर्माण के लिए 3 कार्य करते हैं: ज्ञान का प्रसार, ज्ञान का सृजन और समुदाय की सेवा करना। गेट्स शिक्षा को एक वस्तु में बदलकर और बाजार की जरूरतों के आधार पर इसकी सामग्री में बदलाव करके इन कार्यों को खतरे में डालता है। गिल 2003। सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते GATS के कारण उच्च शिक्षा के प्रति सरकार का दृष्टिकोण बदल गया है। अब बढ़ी हुई छात्र फीस, छात्र ऋण, निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी, स्ववित्त पोषण पाठ्यक्रम और निजी विश्वविद्यालयों के लिए समर्थन। भारत सरकार 2001 के माध्यम से निजी वित्त पोषण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जबकि उपयोगकर्ताओं को भुगतान करने दे विचार से संपन्न लोगों को लाभ हो सकता है। यह हाशिए पर रहने वाले छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। निजी निवेश बाजारोन्मुख पाठ्यक्रमों का पक्ष लेता है, गैर बाजार पाठ्यक्रमों की उपेक्षा करता है।
और हाशिए पर रहने वाले समूहों के हितों में बाधा डालता है। आज के संदर्भ में उच्च शिक्षा अब एक विलासिता नहीं बल्कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यूनेस्को 2001 सरकार, जैसा कि 1998 के यूनेस्को विश्व सम्मेलन पत्र में व्यक्त किया गया है, उच्च शिक्षा को युवाओं और उन लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिन्हें सूचना और व्यवसायों के तेजी से बदलते परिदृश्य के लिए निरंतर शिक्षा की आवश्यकता है। सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने और समुदाय-आधारित कार्यक्रमों को विकसित करने के मिशन को पूरा करने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICT) और आजीवन सीखने को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैश्वीकरण, GATS और संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के कारण डिजिटल विभाजन होने के बावजूद कई हाशिए पर रहने वाले समुदाय बाहर रह गए हैं, जिससे नई पहचान और प्रतिरोध की संस्कृति बन रही है। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ODL) में सामाजिक वैज्ञानिकों को वैश्विक शिक्षण प्रक्रियाओं के साथ स्थानीय मूल्यों और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को एकीकृत करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। 22.7 निष्कर्ष। इस अनुभाग में हमने उस समग्र स्थिति के बारे में बात की जिसमें ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) आज संचालित होती है। इसका अर्थ वैश्वीकरण के प्रभाव और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) पर आधारित ज्ञान अर्थव्यवस्था के उदय पर विचार करना है। वैश्वीकरण, ICT के प्रसार और GATS और WTO जैसे संगठनों के माध्यम से मुक्त बाजार सिद्धांतों को अपनाने के साथ ODL ने नए आयाम और संभावनाएं ले ली है। हमने ODL के उभरते पहलुओं पर भी चर्चा की। यूनिट ने पता लगाया कि ODL किस प्रकार उपयुक्त शिक्षा और प्रौद्योगिकी प्रदान करके हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों को सशक्त बनाने में भूमिका निभाता है, खासकर भारत में मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल असमानताओं के सामने। हमने विकासशील समाजों में हाशिए पर पड़े समूहों के सशक्तिकरण में एक शक्तिशाली उपकरण बनने के लिए ODL द्वारा प्रस्तुत अवसरों की गहराई से पड़ताल की। इसके अतिरिक्त हमने ODL कैसे कार्य करता है, इसका एक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया। इस पूरी इकाई में हमारा लक्ष्य ODL और वैश्वीकरण के बीच संबंध के बारे में एक विशिष्ट निष्कर्ष निकालना नहीं था। इसके बजाय हमारा लक्ष्य आवश्यक परस्पर संबंधित जानकारी प्रदान करके आपकी सहायता करना है। यह जानकारी सामाजिक सांस्कृतिक बारीकियों, बाजार की नींव और वैश्वीकृत दुनिया में ODL के बढ़ते महत्व को समझने में मदद करती है।